नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि 10 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी बेस्ट रही तो आप इस बार ही एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। अगर आपने तैयारी में चूक की या आपने तैयारी को गंभीरता से नहीं लिया तो फिर से अगर आपके बैक आ गई तो आपका जो आईटी क्लियर करने का मौका है ना, वो 6 महीने पीछे चला जाएगा। इसलिए आपके पास जितना भी समय है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप ये 10 दिन है ना, जो बचे हुए हैं समय हैं, इसमें आप अपना सारा एफर्ट लगाकर और ये जो आपके बैक है ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, इसको कंप्लीट कर लें, बैक क्लियर कर लें, जिससे आपकी जल्द से जल्द मार्कशीट बन जाए और आने वाली जो वैकेंसीज हैं उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। वरना आप बहुत बड़ा मौका चूक लेंगे, फिर आप अफसोस करेंगे। इसलिए हम आपको पहले ही अवगत करवा देते हैं कि अब आप ज़रूर कोशिश करें और इतनी कोशिश करें कि आप आईटीआई को इसी टाइम पर ही क्लियर कर लें, ठीक है ना। फिर आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें, है ना। क्वेश्चंस हम लगातार ला रहे हैं आपके सामने। 500 क्वेश्चनों की ये जो सीरीज है बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है ना सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और सेकेंड ईयर के लिए हमने एग्ज़ाम 2023 का जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने इस क्लास को बनाया है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, लगातार देखना। जितने भी इसके वीडियोस आते हैं टोटल 500 क्वेश्चन अपन हल करवाएंगे। आज की यह 4 नंबर की क्लास है। देखिए 3 क्लासें अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो क्लासेस देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस अपन ने 75 कर लिए हैं। आज अपन 76 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चनों पर। यानी कि देखिए हम आपको करवा रहे हैं आंसर कीज़। जो हमारे पास आंसर कीज़ हैं, जो बच्चों ने पेपर दिया था उसकी जो आंसर कीज़ हैं उनको हम आपको हल करवा रहे हैं, ठीक है। वही पेपर हल करवा रहे हैं जो बच्चों ने दिए थे। अब उसी प्रकार से यह दूसरा पेपर है। पहला हमने कंप्लीट करवा दिया, उसमें 50 क्वेश्चन थे और ये दूसरा चल रहा है जिसके 25 क्वेश्चन हमने तीसरी क्लास में कंप्लीट किए हैं। आज की जो चौथी क्लास है उसमें अपन 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 76 नंबर का क्वेश्चन आपके अनुसार रहेगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न कौन करता है। तो एसी सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो वह होता है ऑसिलेटर सर्किट। क्या होता है, ऑसिलेटर सर्किट उसको कहा जाता है। ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्स रिले का कार्य क्या है। जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसके अंदर बुखोल्स रिले लगी हुई होती हैं जो कि ओवरलोड रिले होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कार्य है इनका, तो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस को से संरक्षण के लिए बुखोल्स रिले लगाई जाती हैं, ध्यान रखना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है VA यानी कि वोल्टेज एम्पियर रेटिंग के लिए कौन सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ना वो जो है मिश्र धातु की चादर, कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि हाई एलो सीट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरीके के बच्चों के द्वारा गलत कर दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, सही आंसर ही आपको करेक्ट करके आना है ताकि आपके नंबर आने के चांस बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। डीसी जो मोटर होती है उसमें फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए जिस हाथ का यानी कि हैंड का उपयोग किया जाता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में दाएं हाथ लगता है और यहाँ पर जो मोटर में बात करें तो यहाँ पर कौन सा लगता है, बाएं हाथ। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो आपको कंफ्यूजन कर सकता है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। मतलब कि करंट की दिशा के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए मोटर के अंदर तो आपको फिर दाएं हाथ का करके आना है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, फ्लक्स की दिशा पूछा है, इसलिए यहाँ पर बाएं हाथ का आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। ये बातें जो है ये कंफ्यूजन कर सकते हैं, इसलिए इनको आपको गहरे से याद करना है ना।
वरना आप तो खुश होकर आएंगे कि हमने सही किया, लेकिन वही सही आंसर भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। यहाँ पर देखिए 4 पोल है, 4 पोल है, तो देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग। एक वेव वाइंडिंग के बारे में अगर यहाँ पर दे दे, अगर वेव वाइंडिंग के बारे में दे दे तो 4 पोल हो या 8 पोल हो, हमेशा समांतर रास्ते कितने होंगे, तो 2 होंगे। लेकिन यहाँ पर वेव वाइंडिंग नहीं है, यहाँ पर है लेफ्ट वाइंडिंग। और लेफ्ट वाइंडिंग भी कौन सी है, ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स है तो आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, किसको, 4 को। 4 को इंटू करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा अपना, 8 कंप्लीटली सही आंसर आएगा। ध्यान रखना ड्यूप्लेक्स की जगह अगर ट्रिप्लेक्स है तो 4 को इंटू करना पड़ेगा 3 से, और क्वाड्रुप्लेक्स है तो 4 को इंटू करना पड़ेगा आपको 4 से। सिंप्लेक्स है तो 4 को इंटू करने पड़ेगा 1 से, 1 से गुणा करोगे तो 4 ही आएगा, 3 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, और 4 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन हो उसी अनुसार आपको आंसर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट बार देख रहे हैं, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, उनके लिए थोड़े से कन्फ्यूजन दायक क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, फर्स्ट बार देख रहे हैं जिनको, ठीक है। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इस तरीके से जमाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखिए इसका जो फॉर्मूला है ना, अपन जो सप्लाई देते हैं ना मोटर के अंदर, उसमें घट जाता है बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ होता है अंदर वो घट जाता है, और बराबर जो मोटर को सप्लाई जाती है वह क्या जाती है, IA और RA यही जाती है। देखिए V यानी कि जो आपने मोटर के अंदर वोल्टेज दिया उसके अंदर वापस से रिएक्शन के कारण बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जो कि मान लो 240 वोल्टेज आपने दिया और 40 वोल्ट का यहाँ पर बैक ईएमएफ उत्पन्न हो गया, 240 में से घट जाएगा क्या, 40, और तो फिर मोटर को क्या मिलेगा, 200 वोल्टेज मिलेगा। तो इसी को ही यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज किया गया है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर थोड़ा सा बदला गया है, और आपका यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया गया है। IA अपने स्थान पर है, और बाकी यहाँ पर V माइनस EB तो है ही, बटा ये RA है ना जो नीचे आ गया, तो RA नीचे आ गया, तो V माइनस बैक ईएमएफ बटा RA, जो कि कहाँ दिया है, यहाँ पर आपका B ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। तो समझना, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, यहाँ पर अल्टरनेटर का प्रकार है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसको माइंड में छाप लीजिए। यह है वहाँ पर मेन फील्ड यहाँ पर बीच में है, सेंटर में है, और मेन आर्मेचर यहाँ पर साइडों पर है। देखिए यहाँ पर ये तो है मेन आर्मेचर जिसमें करंट उत्पन्न होगा, और यहाँ पर जो क्षेत्र बनाएगा वह फील्ड वाइंडिंग बनाएगी, ठीक है। और इधर लगा हुआ है एक्साइटर, जो कि क्या करता है, यहाँ पर फील्ड को एक्साइट करता है, कि उत्तेजित करता है ना। तो यह अल्टरनेटर कौन सा है, एक्साइटर वाला है, जो कि यहाँ पर ब्रूस रहित अल्टरनेटर है। इसमें ब्रूस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड को डायरेक्टली एक्साइटर द्वारा ही क्या दिया जा रहा है, करंट दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पूछा है। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव ऐसा नियंत्रण होता है जो कि मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। विद्युत यांत्रिक उपकरण है यह, जो कि मोटर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि मैं आपसे पूछ लूँ कि आवेश की इकाई क्या है। आवेश की इकाई आप जरूर बताना, आवेश की इकाई क्या है, कमेंट में लिखना। इसी में लिखा हुआ है, लेकिन आवेश की इकाई है, ठीक है। किसी शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है, तो वह होता है ECE से, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा, कंप्लीटली सही आंसर। इसका भी एक फॉर्मूला है, जो कि क्या है, M बराबर GIT, है ना। G यानी GIT होता है, ये ध्यान रखना। M बराबर GIT एक फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर M यानी कि होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और Z यानी कि होता है रासायनिक तुल्यांक, और यहाँ पर I यानी कि होता है धारा, और T यानी कि समय, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यहाँ पर कंप्लीट सही आंसर होगा। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है ECE का फुल फॉर्म क्या है, क्या पूछा जाता है, ECE का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसको आप याद कर लेना,
ठीक है, जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे के सारे क्लियर करवा रहा हूँ साथ ही साथ, तो इनको आप जरूर याद रखें। इस फिलिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये लेंज के नियम पर कार्य करती हैं। जितने भी सिंगल फेज मोटरें होती हैं, सिंगल फेज मोटरें जितने भी हैं, ध्यान रखना, सभी के सभी लेंज के नियम पर कार्य करती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर 3 फेज मोटरें काम में ली जाती हैं, और साथ ही साथ अल्टरनेटर्स होते हैं, जनरेटर होते हैं, ये सभी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लेकिन सिंगल फेज जो मोटर होती हैं वह लेंज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और यहाँ पर स्लिप चरण मोटर जो है ना वो सिंगल फेज मोटर ही है ना। अगला क्वेश्चन जो कि डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। बेसिक ऑपरेशनल पैनल इसको कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको माइंड में जरूर आप छाप लेना, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और पूछ ले तो कमेंट जरूर करना कि सर जी आपने सही कहा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण मापे हुए यहाँ परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यहाँ पर भी आपको CRO यानी कि इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। CRO की फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जरूर माइंड में आप इसको छाप लेना। ठीक है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप तो 4 बार बोल देना। CRO की फुल फॉर्म होती है, एक होती है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब होती है। कैथोड रे ट्यूब T लग जाए तो कैथोड रे ट्यूब, और CRO हो जाए तो ऑसिलोस्कोप। ठीक है ना, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को भी याद रखना है, क्या पूछा गया था और क्या जवाब आया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिष्टकारी क्या होता है? तो रेक्टिफायर होता है। दिष्टकारी क्या होता है? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का जो यहाँ पर काम है वो क्या है? रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, और रेक्टिफायर भी 3-4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हाफ वे रेक्टिफायर, जिसमें एक डायोड की आवश्यकता होती है। एक होता है फुल वे रेक्टिफायर, जिसमें 2 डायोड्स की आवश्यकता होती है। फुल वेव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फुल वेव, और एक और होता है ब्रिज में होती है 4 डायोड की आवश्यकता है। ठीक है ना, और एक आता है 3 फेज, जिसमें 6 डायोड्स की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर दिष्टकारी डायोड में एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये भी ध्यान रखना। कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है? तो बहुत कम शक्ति युक्ति, ये बहुत कम पावर के लिए काम में लेते हैं, है ना, बहुत कम पावर के लिए काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब चलेंगे आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ने जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? तो साल को एन से दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मूलधन को पी से दर्शाया जाता है, रेट यानी कि दर को आपको आर से दर्शाया जाता है, और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को आई से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, सभी के बारे में बता दिया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होगा, PTN है ना, टी यानी ये PNR होगा, PNR बटा 100। ठीक है, आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? तो यहाँ पर क्या है? मार्क स्टैंडर्ड है। क्या है? मार्क स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से a-b का स्क्वायर क्या है? यह तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने 10वीं में बहुत बार पढ़ा होगा। a² - b² प्लस 2ab, यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, a² प्लस b² - 2ab, है ना। इससे के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 2b यहाँ पर आगे आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। a² - 2ab प्लस b², ये आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो स्नेहक यानी कि ग्रीस या ऑयल का उपयोग करते हैं, सभी जानते हैं, नॉर्मल सा चीज़ है। अगला क्वेश्चन से, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है? लाभ को परसेंट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है? परसेंट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है a⁴m इंटू a⁴n के लिए फॉर्मूला क्या है? तो देखिए यहाँ पर आधार समान है ना, तो m इंटू की वजह से प्लस हो जाएगा और a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a⁴m प्लस a हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है।
अब आ चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ना आवश्यक है। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? तो थर्मोस्टेटिक स्विच होता है, जो कि यहाँ पर कंट्रोल करता है, जो कि होता है गीजर्स में, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचान करें, यानी कि माइक्रोफोन का सिंबल यहाँ पर बताना है। माइक्रोफोन का सिंबल कौन सा है? तो माइक्रोफोन का सिंबल यह है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन होकर गलत करके मत आ जाना। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला ऐसा दिया है तो आप इसको करके आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, और बच्चे ने करके भी आया हुआ है ना, तो आप यही करके आए, ध्यान रखना, यही आपका माइक्रोफोन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है? सिंगल पोल ये फर्स्ट वाला ही सिंगल पोल है, ठीक है, इसमें सिंगल पोल आपको दिख ही रहा है, ये एक ही पोल है, ठीक है। आगे इसके ऑप्शन जो दिए है ना, ये 3 पोल है, ये 2 पोल है, और यहाँ पर ये 4 पोल है, ठीक है। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। निम्नलिखित में से एसी एमीटर कौन सा है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर एसी एमीटर है। कैसे पहचानोगे? तो एसी के लिए तो इस तरीके का सिंबल होता है, ए यानी कि एमीटर होता है, वी हो जाता है तो वोल्ट मीटर हो जाता, ठीक है। आगे जो ऑप्शन, यही आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये ओम मीटर है आपके सामने वाला, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, हर टच जो है ना ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है ना, एसी के लिए है या डीसी के लिए ये ऐसा नहीं दिया है, वी दिया है तो वोल्ट मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो देखिए एसी के लिए यहाँ पर पहचान करना है, अल्टरनेटिंग के लिए पहचान करना, तो यही आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। यह जो है ना ये रिले है, ध्यान रखना, ये क्या है? रिले है। अगला यहाँ पर दिया है, ये भी देखिए ये क्या है, ये भी तो एसी का ही है, क्या कंफ्यूज किया। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। प्रत्यक्ष और प्रतीक, डायरेक्ट, ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को बताना है। डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी प्लस एसी दोनों का बताना है। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन दिख रहे हैं ना आपको, ये होती हैं डीसी के लिए, और यह जो है ये है एसी के लिए। तो डीसी ऊपर है और एसी नीचे है, यानी कि दोनों आ गया। डीसी और डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग के लिए दोनों के लिए बताना है, तो यहाँ पर है, यही आपका कंप्लीटली सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ओनली एसी का है और पूछा दोनों का है, यहाँ पर ओनली क्या है? एसी का है ओनली, इसलिए यह आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डीसी भी दिया होता तो ये आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाता, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर जो ये डी ऑप्शन में दिया है ना, ये डीसी वाला दिया है, एक ही लाइन है, ये डबल तो क्या है कि डबल ऑप्शन है ना, इसलिए यहाँ पर ये डबल डबल छप रहे हैं, लेकिन एक ही है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाले स्टैटिक मशीन कौन सी हैं? तो देखिए वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए तो अपन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। अल्टरनेटर एसी उत्पन्न करता है, जनरेटर भी एसी उत्पन्न करता है, इंडक्शन मोटर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है ना। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है यह वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं हमने, इस पेपर वाले भी, तो यानी कि 25 क्वेश्चन आज किए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, है ना, और लगातार क्लासों की अब बौछार होती रहेगी, और लगातार आपको क्लासें देखनी हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसलिए रेगुलर तरीके से हमसे जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।